हेलो फ्रेंड्स, सोशलिज्म या समाजवाद ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा टर्म है जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ किया गया राइट सिंस इट्स ओरिजिनेशन, जो 19th सेंचुरी में या 20th सेंचुरी में, इवन इन 21st सेंचुरी जो आज चल रही है, इसमें भी बहुत ज़्यादा चर्चा की जाती है समाजवाद शब्द की। लेकिन मुश्किल ये है कि इसके अर्थ बहुत स्पष्ट नहीं होते लोगों को। इस कारण कई बार इस पर चर्चा करने में, इस पर इसका विश्लेषण करने में, इस पर उत्तर लिखने में बहुत कठिनाई होती है। तो आज हमारा विषय जो है वो समाजवाद ही होगा और आज हम समाजवाद के अलग अलग पक्षों पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोस और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। तो आज हमारी चर्चा का विषय होगा समाजवाद या सोशलिज्म। हम सोशलिज्म के अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखेंगे। हम देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है, व्हाट डज़ इट मीन, इसकी मीनिंग देखेंगे। हम देखेंगे कि इसका आरंभ किस तरह से हुआ है, हाउ इट वाज एग्जीक्यूटेड, और फिर हम ये भी देखेंगे कि भारत में इसकी स्थिति क्या है, इंडिया में इसकी स्थिति क्या है। तो ये हम देखने की आज कोशिश करेंगे। पूरा क्रमबद्ध पढ़ेंगे, सिलसिलेवार पढ़ेंगे, ऑर्डरली मैनर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि समाजवाद का अर्थ क्या है। देखिए, समाजवाद का अर्थ ही बड़ा गूढ़ है और बड़ा भ्रामक सा कई बार लगता है। और देखिए, भ्रामक तो नहीं है, गूढ़ जरूर है, थोड़ा गहरा जरूर है, थोड़ा इनडेप्थ जरूर है, थोड़ा सा मिस्टीरियस जैसा दिखता है। मिस्टीरियस है नहीं, दिखता है। और वो इस कारण क्योंकि अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग कालखंड में इसके अलग अलग अर्थ दिखाई देते हैं। डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट पॉइंट ऑफ एंगल्स, और वहाँ से हमको ये अलग अलग दिखाई देता है। इसलिए हम आज इसके पूरे सभी अर्थ, सभी कालखंड में इसके अर्थों को, अलग अलग दृष्टिकोण से इसके अर्थों को देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं। हम पहले ये देखते हैं कि इसका आरंभ जहाँ से हुआ। देखिए, समाजवाद जो है उसको मानते हैं कि ये औद्योगिक क्रांति का शिशु है। इट्स ए चाइल्ड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। औद्योगिक क्रांति से ही इसका आरंभ हुआ है। तो वहीं से हम इसका अर्थ देखते हैं कि इंग्लैंड से, देखिए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई है लगभग 18th सेंचुरी के लेटर ईयर्स में, 1780 1770 यहाँ कहीं से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई। औद्योगिक क्रांति का, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब ये कि वहाँ बड़े बड़े उद्योग लगे। इसके पहले वहाँ कॉटेज इंडस्ट्रीज होती थी, कुटीर उद्योग होते थे। और कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है वहाँ तो छोटे छोटे उद्योग, घरों में घरेलू लोग उत्पादन करते थे। लेकिन उसके बाद जब औद्योगिक क्रांति हुई, नए नए आविष्कार हुए, उसके आधार पे, मशीनों के आधार पे बड़े बड़े उद्योग लगे और उन उद्योगों में बड़ी संख्या में गांव से लोग जो है पलायन करके शहरों की ओर, औद्योगिक केंद्रों की ओर आए ताकि रोजगार मिल सके। रोजगार की तलाश में, इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल एरियाज टू द इंडस्ट्रियल सेंटर्स। इस कारण बड़ी संख्या में श्रमिक जो है इन औद्योगिक केंद्रों पर आए और उसके कारण श्रमिकों की उपलब्धता बढ़ी। मतलब आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि श्रमिकों की मांग उतनी नहीं थी जितनी संख्या में श्रमिकों की उपलब्धता थी। डिमांड की तुलना में अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई और स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी स्थिति में उद्योगपतियों ने श्रमिकों का शोषण किया और उनको कम वेतन पर काम कराया, उनसे ज़्यादा घंटों काम कराया और उनको जिस प्रकार से भी शोषण कर सकते थे, श्रमिकों का शोषण शुरू हुआ। क्योंकि अब श्रमिक ज़्यादा थे और आवश्यकता कम थी, तो उद्योगपतियों ने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए जो है श्रमिकों का शोषण करना शुरू हुआ। बस यहीं से समाजवाद जो है आरंभ होता है। देखिए, ऐसा है कि जो श्रमिक थे उनको तो रोजी रोटी की तलाश थी, उनको अपना जो है ब्रेड एंड बटर के लिए काम करना था। तो वो दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। वो इस पूरे एक्सप्लॉयटेशन को, इस पूरे शोषण को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग था इंग्लैंड का,
इंग्लिश सोसाइटी का, इंग्लिश समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग था, पत्रकार थे, लेखक थे, चिंतक थे, वो इसको दूर से देख रहे थे और वो समझ रहे थे कि उद्योगपति जो है अपने हितों की रक्षा के लिए श्रमिकों का शोषण कर रहा है। तो उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई कि साहब श्रमिकों का शोषण रोका जाना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने सरकार से मांग करना शुरू किया। इंग्लैंड की जो सरकार थी उससे मांग करना शुरू किया कि जो है श्रमिकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए, श्रमिकों को जो है उनके लिए कानून बनाए जाने चाहिए। लेजिस्लेटिव एफर्ट शुड बी मेड, लेजिस्लेशन शुड बी मेड सो दैट इंटरेस्ट ऑफ द लेबर्स कुड बी प्रोटेक्टेड। श्रमिकों के हितों की रक्षा की जा सके, इसके लिए कानून बनाए जाने चाहिए। ऐसे कानून बनाया जाए ताकि उनके कार्य के घंटे निर्धारित हो, उनका वेतन निर्धारित हो, उनकी दिहाड़ी, उनका जो डेली वेजेस है वो निर्धारित हो जाए। इसके लिए कानून बनाए जाने चाहिए। इसकी मांग जो है लोगों ने करना, उन चिंतकों ने, उन विचारकों ने करना शुरू की। ध्यान रखिए, इंग्लैंड में जब समाजवाद आरंभ होता है तो समाजवाद यही था जो ये मांग करता था कि श्रमिकों का शोषण नहीं होना चाहिए, श्रमिकों को शोषण से बचाया जाना चाहिए, और सरकार को ऐसे कानून बनाए जाने जो ऐसी व्यवस्था बनाए जाने चाहिए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनानी चाहिए जो श्रमिकों को शोषण से बचा सके। जो उद्योगपतियों के और जो जमींदार है, जो जमींदार भी कृषकों का शोषण कर रहे थे, तो ये जो शोषण कर रहे हैं, इस शोषण से बचाए रखने के लिए जमींदारों की जो लिप्सा है, उनकी जो ग्रीड है, उसको कंट्रोल करने के लिए कानून बनाए, जिसमें कार्य के घंटे निर्धारित हो, उनके वेतन निर्धारित हो, उनको क्षतिपूर्ति की व्यवस्था निर्धारित हो। इस तरह की मांग लोगों ने की। तो ये जो विचारधारा है, यही इंग्लैंड में समाजवाद कहलाती है, सोशलिज्म कहलाती है, जिसके अंतर्गत ये मांग की गई कि श्रमिकों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन मैंने बताया कि कालांतर में, अलग अलग कालखंड में इसके अर्थ बदलते गए। देखिए, औद्योगिक क्रांति जो है फिर धीरे धीरे यूरोप के दूसरे देशों में भी गई, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, फ्रांस में, रूस में, यहाँ गई। मतलब वहाँ भी बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए, और जहाँ जहाँ औद्योगिक क्रांति आ रही थी उसके पीछे पीछे समाजवाद भी जा रहा था। तो अलग अलग देशों में जाके अलग अलग समय में समाजवाद के नए रूप भी दिखाई देते हैं। उसमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूप है जो कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत किया था। कार्ल मार्क्स जो है वो जो है एक जर्मन समाजवादी विचारक है, जर्मन इकोनॉमिस्ट भी है, और अलग अलग किताबें लिखी है। हम पढ़ते हैं कि उन्होंने दास कैपिटल लिखी है, उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी है। वो जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है उसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट वर्णन किया है समाजवाद का। कार्ल मार्क्स ने यह कहा कि श्रमिकों के हितों की रक्षा तभी हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा, श्रमिकों के हितों की रक्षा तभी हो सकती है जबकि वर्ग जो व्यवस्था है समाज में वो समाप्त की जाए। वर्गों की व्यवस्था, द सिस्टम ऑफ क्लासेस शुड बी एबॉलिश्ड इन द सोसाइटी। मार्क्स ने यही कहा कि जो वर्ग है, मार्क्स ने जो बात की है उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है वर्ग पर, क्लास पर, कि जो वर्ग की व्यवस्था है। अब आप वर्ग को भी समझ लीजिए, यहाँ वर्ग का मतलब क्या है, व्हाट डज द वर्ड क्लास मीन्स। वर्ग का मतलब, जैसे समाज में सोसाइटीज़ होती है, अलग अलग बन गई थी इस औद्योगिक क्रांति के कारण, कि एक तरफ उद्योगपति वर्ग था, दूसरी तरफ श्रमिक वर्ग था, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड लेबर्स। एक तरफ जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, और दूसरी तरफ जो है फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, कृषक थे। तो ये जो वर्ग की व्यवस्था है ये हमेशा शोषण का कारण बनती है, क्योंकि दोनों वर्गों के आर्थिक हित जो है वो विरोधाभासी है। दे हैव कॉन्ट्राडिक्टरी इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स। उद्योगपति का हित इसी में है कि वेतन कम मिले, कम देना पड़े, लेकिन आप देखिए कि जो श्रमिक है उसका हित किस में, उसका हित इसमें है कि वेतन ज़्यादा मिले। उद्योगपति का हित इसमें है कि छुट्टियां कम मिले, श्रमिकों का हित इसमें है कि छुट्टियां ज़्यादा मिले। तो उनके कॉन्ट्राडिक्टरी इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स, इसलिए क्या होता है कि दोनों के हित टकराते हैं, और जो वर्ग जो है, जो प्रभावशील वर्ग होता है, जो शक्तिशाली वर्ग होता है, जो डोमिनेंट होता है, वो दूसरे का फिर शोषण करता है।
यही कारण है कि ये जो उद्योगपति और श्रमिक जैसे वर्ग है, या जमींदार और कृषक जैसे वर्ग है, इस व्यवस्था के कारण जो शक्तिशाली वर्ग है यानी जमींदार है और उद्योगपति है, ये श्रमिकों और कृषकों का शोषण करते हैं। तो इफ़ यू वांट टू एबॉलिश दिस सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यू विल फर्स्ट हैव टू एबॉलिश द क्लास सिस्टम। आपको इस वर्ग व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए, ये मार्क्स ने कहा। देखिए, मार्क्स ने केवल इतनी बात नहीं की, मार्क्स ने बड़ी विस्तृत अवधारणा प्रस्तुत की है समाजवाद की। मार्क्स ने यह भी कहा कि ये वर्ग समाप्त कैसे हो सकते हैं, वर्ग समाप्त कैसे होंगे। तो वर्ग समाप्त तभी होंगे जब आप सार्वजनिक स्वामित्व करेंगे। तो पहली चीज तो मार्क्स ने यह कहा कि देयर शुड बी ए क्लासलेस सोसाइटी, एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जानी चाहिए, जो मैंने पहला पॉइंट बताया कार्ल मार्क्स का। दूसरा, कार्ल मार्क्स ने कहा कि यह तब हो सकता है जब आप सार्वजनिक स्वामित्व स्थापित करें, पब्लिक ओनरशिप पब्लिक ओनरशिप ऑफ व्हाट, पब्लिक ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के जो संसाधन है, चाहे खेत हो, चाहे खलियान हो, चाहे खान हो, चाहे उद्योग हो, चाहे दुकानें हो, इन सब का स्वामित्व जो है वो निजी स्वामित्व नहीं होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी केप्ट अंडर प्राइवेट ओनरशिप, रेदर ऑल दीज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी केप्ट अंडर पब्लिक ओनरशिप। सरकार के होने चाहिए, सरकार का स्वामित्व होना चाहिए, क्योंकि जब तक निजी स्वामित्व रहेगा तब तक, जैसे उद्योगों का निजी स्वामित्व रहेगा तो उद्योगपति वर्ग रहेगा, और जब तक उद्योगपति वर्ग रहेगा उस उद्योगपति वर्ग के श्रमिकों से ही टकराएंगे और उद्योगपति वर्ग श्रमिकों का शोषण करेगा। तो अगर आप शोषण समाप्त करना चाहते हैं तो आपको वर्ग विहीनता लानी पड़ेगी, और वर्ग विहीनता के लिए लाना पड़ेगा सार्वजनिक स्वामित्व, पब्लिक ओनरशिप। पब्लिक ओनरशिप किसका? उद्योगों का। तो मार्क्स ने यह कहा कि उद्योग, खान, खेत, खलिहान, जो दुकानें हैं, ये सब जो है ये सरकार के स्वामित्व में रखी जानी चाहिए। सरकार के स्वामित्व में होगी तो ना कोई उद्योगपति होगा, ना कोई श्रमिक होगा, ना कोई बंदा, ना कोई बंदा नवाज, तो सब एक लाइन में आ जाएंगे, तो फिर शोषण का गुंजाइश खत्म हो जाएगी। तो मार्क्स ने एक तो ये कहा। मार्क्स ने एक और चीज़ की, मार्क्स ने कहा कि ये होगा कैसे, क्योंकि कोई होने नहीं देगा, आसानी से कोई होने देगा क्या, बताइए। उद्योगपति वर्ग अपने हितों को छोड़ेंगे क्या? और अधिकांश जगह तो सरकारें जो है वो उद्योगपतियों के नियंत्रण में या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उद्योगपतियों के द्वारा प्रभावित की जाती है, तो वो कभी नहीं होने देंगे। मार्क्स ने फिर उसका भी रास्ता बताया कि ये तभी हो सकता है जब आप क्रांति करो, इसका एकमात्र तरीका क्रांति ही है। तो मार्क्स ने जो अगली बात कही समाजवाद की, वो ये कि क्रांति होना चाहिए, रिवॉल्यूशन होना चाहिए। This objective of socialism could be achieved only by mean of a revolution. एक क्रांति के द्वारा ही आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है समाजवाद के अर्थ के रूप में बताई है कार्ल मार्क्स ने। तो ये अर्थ बदल गया। अब आप देखिए कि फिर धीरे धीरे दूसरे देशों में गया, तो दूसरे देशों ने भी श्रमिक असंतोष को दूर करने के लिए, लेबर के जो अपराइजमेंट है, डिस्कंटेंट है, उसको दूर करने के लिए अपने आप कुछ सुधार किया और अपने यहाँ इस तरह की व्यवस्था अपनाई ताकि श्रमिकों का हितों का ध्यान रखा जाए, जैसा भारत में किया गया। तो भारत में भी इसका एक विशेष अर्थ है, वो हम जब भारत पढ़ेंगे तब देख लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म। क्लियर है आपको? फिर से बता रहा हूँ एक बार कि समाजवाद का शुरुआत में तो अर्थ ये रहा है कि श्रमिकों के हितों की रक्षा होनी चाहिए, श्रमिकों को शोषण से बचाया जाना चाहिए, और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार को विधायी प्रयास करने चाहिए, कानून बनाए जाने चाहिए ताकि उनके कार्य के घंटे, ताकि उनके जो सैलरीज है, उनके जो वेजेस है वो सेट किए जा सके। और दूसरी चीज़ ये कि जो कार्ल मार्क्स है उसने ये बताया है कि सब वर्ग विहीनता होनी चाहिए, वर्ग समाप्त होने चाहिए, जमींदार और कृषक और उद्योगपति और लेबर्स, ऐसे वर्ग समाप्त किए जाने चाहिए। दूसरा ये कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर सार्वजनिक स्वामित्व होना चाहिए। तीसरा ये कि क्रांति होनी चाहिए। ये जो है समाजवाद के अर्थ मार्क्स ने बताए। ध्यान रखने, मैंने बताया कि जैसे जैसे ये विचारधारा दूसरे देशों में गई है, इसके अर्थ बदलते गए। जैसे आज की बात करें, अगर वर्तमान की बात करें तो आज समाजवाद का अर्थ जो है थोड़ा यूं हो गया है
कि आर्थिक समानता होनी चाहिए, इकोनॉमिक इक्वलिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक पैरिटी होनी चाहिए, सभी को अर्थोपार्जन के समान अवसर मिलने चाहिए, सबको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के समान अवसर मिलने चाहिए, लाइवलीहुड के समान अवसर मिलने चाहिए। तो वो जो है वो जो है वर्तमान में अर्थ हो गया है समाजवाद का। फिर ये आरंभ किस तरह से हुआ? आरंभ मैंने एक तो बताया कि इंग्लैंड में हुआ है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति के बाद समाजवाद का आरंभ हुआ। मार्क्स ने इसको फिर और ज़्यादा विस्तृत रूप दिया। देखिए ये जो आरंभ है ये केवल सैद्धांतिक आरंभ है। इंग्लैंड में भी आरंभ हुआ और इंग्लैंड में इस समाजवाद के विचारधारा के कारण कई आंदोलन हुए। एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है चार्टिस्ट मूवमेंट, जो पूरी तरह से श्रमिकों और कृषकों के हितों की रक्षा के लिए था। तो वो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में जो है वो वहाँ से समाजवाद आरंभ माना जा सकता है। फिर जर्मनी में बात हुई, लेकिन इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण जो पड़ाव है वो है रूसी क्रांति। रूसी क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन। रूसी क्रांति में देखिए ऐसा है कि 1917 में 1917 में रूस में क्रांति हुई व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में। व्लादिमीर लेनिन, रशियन रिवॉल्यूशन। और लेनिन के नेतृत्व में पहली बार ऐसा हुआ कि रूस में जो है वो जो एक राजतंत्रवादी शासन था, ज़ार नाम के शासक होते थे वहाँ पर। ज़ार, शासक को ही ज़ार बोलते थे, राजा को ही ज़ार बोलते थे, इसलिए ज़ार शाही कहा जाता था। तो वो ज़ार शाही जो है वो समाप्त की गई लेनिन के नेतृत्व में हुई इस क्रांति के द्वारा। ज़ारों का शासन समाप्त हुआ। लेकिन ध्यान रखिए, केवल ये नहीं कि राजतंत्र समाप्त करके लोकतंत्र आया, बल्कि सबसे खास चीज़ ये है कि लेनिन ने वहाँ ऐसे कानूनी सुधार किए, ऐसे आर्थिक सुधार किए जो समाजवाद को आगे बढ़ाते हैं। वहाँ पर एक समाजवादी व्यवस्था स्थापित की। मार्क्स के विचारों के अनुसार वहाँ उद्योग, जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे, उस पर पब्लिक ओनरशिप इस्टेब्लिश किया गया, सार्वजनिक स्वामित्व का सिद्धांत स्थापित किया। लेनिन जो है लेनिन के बारे में कहा जाता है कि ही मेड द कार्ल मार्क्स ड्रीम कम ट्रू। उसने जो है इस तरह से काम किया ताकि कार्ल मार्क्स के स्वप्न को साकार किया जा सके। तो ये सब कुछ हुआ। वहाँ वर्ग विहीनता भी लाई गई, वहाँ सार्वजनिक स्वामित्व भी स्थापित किया गया और क्रांति तो थी ही है, रशियन रिवॉल्यूशन था। और वहाँ पर जो है उसने इस तरह से काम किया ताकि किसी भी निजी संपत्ति की अवधारणा को समाप्त ही कर दिया। तो जो है शुरुआत इसकी रूस में होती है, फिर इसके बाद धीरे धीरे दूसरे देशों में भी समाजवाद का स्वरूप दिखाई देता है। प्रश्न यह है कि भारत में किस तरह से? देखिए, भारत में समाजवाद को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। कितना महत्व दिया गया है ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही, प्रियम्बल में ही समाजवाद के सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है। आप देखिए, प्रियम्बल में कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया टू मेक इंडिया ए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो यहाँ पर सोशलिस्ट की बात हुई है। भारत प्रस्तावना में ही समाजवाद को सम्मिलित किया गया। लेकिन आप देखिए कि समाजवाद जो है वो आपको नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी दिखाई देगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स है, ऐसे प्रोविज़न है जिसमें आपको समाजवाद दिखाई देगा। जैसे आप आर्टिकल 39 देख सकते हैं, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 जो है, इसमें ये कहा गया है कि राज्य जो है इस तरह की व्यवस्था स्थापित करेगा जो समानता पर आधारित होगी, आर्थिक समानता पर आधारित होगी। इसमें यह भी कहा गया कि राज्य इस प्रकार से अर्थव्यवस्था का संचालन करेगी ताकि धन का संकेंद्रण न हो। वेल्थ शुड नॉट बी एक्यूमुलेटेड टू ए पर्सन। एक व्यक्ति, एक परिवार के पास धन इकट्ठा ना हो, इसके लिए कार्य करना चाहिए। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 39 में कहा। 39 में यह भी कहा गया कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सार्वजनिक स्वामित्व में रखे जाएंगे। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूज्ड इन ए मैनर सो दैट टू सबसर्व द कॉमन इंटरेस्ट।
सब सर्व कॉमन इंटरेस्ट, सभी के सामान्य हितों की पूर्ति के लिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, उत्पादन के संसाधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह आर्टिकल 39 में कहा गया है। आप आर्टिकल 42 में देखिए, जिसमें कहा गया है कि राज्य जो है श्रमिकों के हितों की रक्षा करेगा, उनको इतना वेतन अवश्य उपलब्ध कराएगा कि जिससे उनकी लाइवलीहुड चल सके, जिनकी आजीविका चल सके। इसमें आर्टिकल 43 में देखिए, इसमें कहा गया कि कार्य की मानवोचित दशाएं उपलब्ध कराई जाएगी। आर्टिकल 43A तो बिल्कुल श्रमिकों के हितों पर ही आधारित है। 43A प्योरली समाजवाद पर आधारित है, जिसमें कहा गया कि कारखानों के प्रबंधन में श्रमिकों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। लेबर शुड बी इंक्लूडेड इन द मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्रीज। 43A ये श्रमिकों से संबंधित है। और भी बहुत सारे आप देखिए कि श्रमिकों के हितों से समानता, आर्थिक समानता। आप देखिए आर्टिकल 46 में कहा गया है कि राज्य जो है पिछड़े वर्गों के आर्थिक कल्याण के लिए कार्य करेगी। ये भी समाजवाद से संबंधित है। तो भारत में समाजवाद को सम्मिलित किया गया है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें किस तरह से समाजवाद को भारत में लागू किया गया है, ये तो संविधान की बात है। व्यवहार में देखें किस तरह से क्रियान्वयन किया गया है। क्या भारत में ये स्थापित किया गया है? सबसे खास चीज़ तो ये है कि उत्पादन के संसाधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होना चाहिए। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत में समाजवाद का एक विशिष्ट स्वरूप दिखाई देता है। एक बहुत स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ सोशलिज्म कुड बी सीन इन इंडिया, कि भारत में जो समाजवाद है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, इसके रूप में भारत में समाजवाद स्थापित किया गया है। तेरा मिक्स्ड इकोनॉमी को भी समझते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य मोटे मोटे तौर पर यह है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक स्वामित्व के उद्योग भी होंगे और साथ ही साथ निजी क्षेत्र के उद्योगों को भी पर्याप्त स्वतंत्रता होगी कि वह अपने उद्योग स्थापित करें, धंधे स्थापित करें, सेवाएं आरंभ करें। तो जिसमें सार्वजनिक स्वामित्व के उद्योग और निजी क्षेत्र के उद्योग मिलकर काम कर रहे हैं, वो उद्योग जो है वो अर्थव्यवस्था कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी। तो भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी जो है इसको अपनाया गया है। हालांकि इसमें भी फिर पेंच है, अब उसको आगे कभी पढ़ेंगे कि अभी जो पिछले 2-3 दशकों में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं वो भारत की इस मिश्रित अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा है और उसके कारण भारत की समाजवाद को भी प्रभावित कर रहा है। खासतौर पे जो निजीकरण की, प्राइवेटाइजेशन की जो प्रक्रिया चल रही है, डिसइन्वेस्टमेंट की, विनिवेश की जो प्रक्रिया चल रही है, उदारीकरण की जो प्रक्रिया चल रही है, लिबरलाइजेशन की जो प्रक्रिया चल रही है, उसके द्वारा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था थोड़ी सी प्रभावित हुई है। क्योंकि जो प्राइवेटाइजेशन है, जो डिसइन्वेस्टमेंट है, जो लिबरलाइजेशन है, ये निजी क्षेत्र के उद्योगों को ज़्यादा प्रोत्साहन देता है और उसके कारण सार्वजनिक क्षेत्र का जो भूमिका है वो धीरे धीरे कम हो रही है। एंड हैंस इट इज़ अफेक्टिंग द मिक्स्ड इकोनॉमी एज वेल एज इट इज़ अफेक्टिंग द सोशलिज्म इन इंडिया। भारत में समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित कर रही है, वो जो उदारीकरण है, वो जो निजीकरण है। लेकिन उसको विस्तार में कभी आगे किसी और लेक्चर में हम देखेंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति तो यही है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में समाजवाद को लागू कर रहा है। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट सोशलिज्म, कि सोशलिज्म का अर्थ क्या है, सोशलिज्म किस तरह से दुनिया में, विश्व में स्थापित हुआ है और भारत में इसकी स्थिति क्या है। लेकिन मैंने बताया कि अभी इसका भारत में सोशलिज्म को किस प्रकार से वर्तमान के जो नए आर्थिक सुधार है वो प्रभावित कर रहे हैं, ये हम आगे किसी लेक्चर में ज़रूर देखेंगे। तो ये आपके लिए आज सोशलिज्म का लेक्चर प्रस्तुत है। इसमें आपको, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि फ्रेंड्स के साथ, दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई इससे कोई शिकायत है, कोई चीज़ इसमें नहीं है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि किसी और विषय पर आप कोई लेक्चर चाहते हैं तो उसके लिए भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। हम आपके कमेंट्स लगातार देखते हैं और उसके अनुसार जो है फिर कुछ अपने जो है चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। तो आप इसे देखते रहिए और जो पहली बार इस हमारे चैनल को देख रहे हैं वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नियमित रूप से ये वीडियो मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।